मैं और रबीना पक्की सहेलियां थी। हमारी दोस्ती को देखकर घर परिवार वाले और पड़ोसी हमें दो जिस्म एक जान कहते थे। हम दोनों सहेलियों ने गांव में ही एक साथ पढ़ाई की थी। आगे की पढ़ाई के लिए गांव में स्कूल न होने और गरीबी की वजह से हमारे परिवारों ने आगे दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजन हम दोनों घर पर ही रहकर परिवार के साथ काम करने लगे। मैं कब जवान हो गई मेरी समझ में नहीं आया। घर के बड़े बूढ़े जब मुझे टोकते, बड़ी हो गई है तू, ठीक से दुपट्टा ओढ़कर बाहर निकला कर, अकेले घूमने मत जाना। मैं सोचती आखिर मुझ में ऐसा क्या हुआ है। जब मैं स्कूल जाती थी तब कोई कुछ नहीं कहता था। कुछ दिन बाद रवीना की शादी पास के गांव में हो गई और मैं अकेली रह गई। दिल की बात कहने सुनने वाला कोई न रहा। मेरी जिंदगी कैद के पंछी की तरह रह गई। घर का काम करते करते मेरा दम घुटने लगा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। जवानी मुझको जिंदगी का मजा लूटने की दावत देने लगी। मैं अंदर ही अंदर कसमसाने लगी। जब मैं जवान जोड़ों को देखती तो मेरी बेचैनी और बढ़ जाती। शहनाई की आवाज़ सुनकर मैं जोश में आ जाती। एक दिन मेरी माँ ने घबरा कर पिताजी को आवाज़ लगाई, मीना के पापा देखो मीना को क्या हुआ है। आया। बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठे मेरे पिता रमेश ने कहा। वे दौड़े दौड़े बैठक में आए जहां मैं घर का काम करते करते अचानक बेहोश होकर गिर गई थी। क्या हुआ बेटी, देखो मुझे, आंखें खोलो, ममता पानी लाओ, इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो, पिताजी ने कहा। तब तक उनके दोस्त भी अंदर आ गए थे। कैसे हो गया यह सब, विनोद ने पूछा, जो पिताजी के दोस्त थे। क्या बताऊं, मीना झाड़ू लगा रही थी कि एकाएक बेहोश होकर गिर पड़ी, मेरी माँ ने बताया। विनोद ने मुंह पर पानी के छींटे मारे, प्यास सूंघाई गई और तकरीबन आधा घंटे बाद मुझको होश आ गया। मैं कुछ थकी थकी सी लग रही थी, इसलिए मुझे आराम करने की सलाह देकर पिताजी के दोस्त वहां से चले गए। दूसरे दिन विनोद ने मेरे घर पर दस्तक दी। पिताजी और विनोद बैठकर मेरी बीमारी पर बातचीत करने लगे। देखो रमेश, ऐसे हालात में लड़की की शादी करने में मुश्किल आएगी, विनोद ने कहा। बात तो सही है, पर इसका कोई उपाय तो बताओ। मीना के ठीक होते ही मुझे जैसा भी लड़का मिलेगा मैं उसकी शादी कर दूंगा, कहकर पिताजी चुप हो गए। ठीक है, मैं पता करता हूँ, फिर तुम्हें खबर करूंगा, विनोद ने कहा। अब मैं चलता हूँ। तकरीबन हफ्ते भर बाद विनोद हमारे घर दोबारा आए। आओ विनोद, काफी दिन बाद आना हुआ, पिताजी ने कहा। मैं तुम्हारे काम में लगा था। बड़ी मुश्किल से एक शख्स मिला है। उसका कहना है कि वह लड़की को ठीक कर देगा। कुछ वक्त लगेगा, पैसा भी खर्च होगा। जब तक झाड़ फूक चलेगी तब तक यह बात किसी तक न पहुँचे। मुझे हर शर्त मंजूर है। तुम आज से ही इलाज शुरू करा दो। अपनी बेटी के बेहतरी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। विनोद के मन में खोट था। उसने अपने एक रिश्तेदार अमित से इस पूरे मसले पर पहले ही बात कर ली थी। विनोद ने उससे कहा था, देखो अमित, मैंने सौदा पटा लिया है। रमेश की जमीन अपनी जमीन से लगी हुई है, हमें उसे हड़पना है। अब जाकर फंसा है। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करता था, खेत जाने का रास्ता बंद कर दिया था, इसलिए मजबूरी में मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ी। तुम ऐसी चाल चलो कि रमेश की जमीन बिक जाए और वह मुझे मिल जाए। अमित एक शातिर बदमाश था। उसकी बीबी उसकी हरकतों से तंग आकर पिछले 7 सालों से अपने मायके में बैठी थी। गांव के भोले भोले लोगों को गंडे ताबीज बनाकर देना, उनसे रकम ऐंठना उसका पेशा था। अमित ने मेरे घर आकर अपना काम शुरू कर दिया। शुरू में तो मुझको कुछ अच्छा न लगा, लेकिन अकेले में पराये मर्द को पाकर मैं धीरे धीरे खुश रहने लगी। जब अमित को महसूस हुआ
कि मैं उसकी ओर खींच रही हूँ तो उसने पिताजी से कहा, रमेश जी, कुछ जरूरी काम से मैं 1-2 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही वापस आ जाऊंगा। जाने से पहले विनोद और अमित के बीच साजिश की एक लंबी बात चली। इसी के तहत वह अचानक अपने घर चला गया। इधर पिताजी परेशान हो उठे क्योंकि मैं फिर से बार बार बेहोश होने लगी थी। वे घबराकर विनोद के पास गए और अमित को जल्द से जल्द बुलाने की गुहार लगाई। विनोद की खबर पाकर अमित वापस आया ही था कि आज 10 मर्द और औरतें उसे ढूंढते हुए मेरे घर आ पहुंचे। वे सभी गुजारिश करने लगे, जोगी बाबा गांव वापस चलो, हम सब परेशान होने लगे हैं। इसी बीच विनोद ने आकर लोगों को समझाया कि आपके जोगी बाबा 2 दिन बाद आपके पास आ जाएंगे। रात में अमित के शरीर में भयानक हलचल होने लगी और वह जोर जोर से हंसने लगा। घर के सभी लोग जाग गए। बाहर से आए उसके चेले दुआ मांगने लगे, परेशानी से बचने के उपाय पूछने लगे। अमित का गुस्से से भरा मिजाज देखकर सब डर गए। अमित ने बताया कि हमारे घर के पीछे किसी ने काला जादू कर दिया है, उसे निकाल कर नदी में डाल दो। पर सावधान, किसी की जान जा सकती है। पहले कहीं से कालू जादू की पुड़िया ढूंढो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना खिलाओ। जोगी बाबा जो कहें वह करो, सब ठीक हो जाएगा। काफी मशक्कत के बाद आखिर कपड़े में लिपटी एक पुड़िया मिल गई। उस पुड़िया में हड्डी, काजल, सिंदूर, अनाज, काली चूड़ी वगैरह मिली। शक अब यकीन में बदल गया। राकेश, बात को समझो, विनोद ने कहा। बच्ची प्यारी है या जायदाद? तुम ऐसा करो कि मेरे नाम जमीन की रजिस्ट्री कर दो, पूरा खर्चा मैं करता हूँ। जब पैसा हो तो मेरा पैसा लौटा देना और जमीन वापस ले लेना। विनोद ने अपनी चाल से पिताजी को फांस लिया। अंधविश्वास में फंसे पिताजी ने विनोद की बात मानकर जमीन की रजिस्ट्री उसके नाम कर दी। इधर अमित उर्फ जोगी बाबा ने ऐसी चाल चली कि मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। अब हम दोनों बीमारी की आड़ लेकर जिंदगी का मजा लूटने लगे। झाड़ फूक के बहाने अब हम दोनों को कोई नहीं रोक पाता था। मुझको जब से पराये मर्द का चस्का लगा था तब से मैं खुश रहने लगी थी। मेरे माँ बाप इसे जोगी बाबा की झाड़ फूक का नतीजा मान रहे थे। धीरे धीरे साल पूरा होने को आया। मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र होने लगी और वे लड़के की तलाश में जुट गए। इस बात की भनक अमित को लग गई। वह मौका पाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। इसी बीच मेरी शादी पक्की हो गई, लेकिन एक दिन मैं अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। पानी छिड़कने के बाद भी होश नहीं आया तो मुझे अस्पताल ले जाया गया। लेडी डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, हमने बच्ची को देख लिया है, अब वह होश में आ गई है, आप उसका ख्याल रखिए, भारी चीज ना उठाने दें क्योंकि आपकी बेटी माँ बनने वाली है। लेडी डॉक्टर की यह बात सुनकर पिताजी, माँ और रिश्तेदारों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी बेटी ढोंगी जोगी के प्यार में लुट चुकी थी।